मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की मॉडल सेट 5 सोशल साइंस की सब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप में है। देखिए पहला क्वेश्चन है जो रूढ़िवादिता की क्या भावना थी। तो रूढ़िवादिता एक राजनीतिक दर्शन था जो परंपराओं स्थापित संस्थाओं व प्रार्थनाओं के महत्व पर बल देता था तथा तीव्र परिवर्तन की बजाय मंथर विकास को महत्व देता था। 1815 में नेपालियों की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हुई। अद्यापि अधिकांश रूढ़िवादी लोग पूर्व क्रांति के दिनों में ही नहीं लौटना चाहते थे, तथापि वे नेपोलियन संहिता द्वारा राजतंत्र को मजबूत करना चाहते थे। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये क्वेश्चन में पूरा रूढ़िवादिता का क्या भावना है। तो रूढ़िवादिता का मतलब होता है एक राजनीतिक दर्शन। ठीक है, जो कब आया था, रूढ़िवादिता कब आया था, कब प्रेरित हुआ था? जब नेपोलियन का हार हुआ था यूरोपीय सरकार के बाद, तो उसमें रूढ़िवाद की भावना प्रेरित हो गई थी। ठीक है मेरे दोस्त, और जो नेपोलियन था संहिता द्वारा राजतंत्र को मजबूत करना चाहते थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कुल 1/3 विद्यार्थी ही वियतनाम में स्कूल शिक्षा पास कर पाते थे, ऐसा क्यों? तो देखिए स्कूल में पास करने की बात है तो यहाँ देखिए या तो बच्चे लोग कम पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं कहीं पे पहले जमाने में क्या होता था टीचर लोग भी उसे फेल कर देते थे। तो यही 2 कारण हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यह प्रायः जानबूझकर अपनाई गई नीति के कारण था कि विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाता था। हम क्या बोले थे, विद्यार्थियों को या तो फेल कर देंगे या तो फिर वो पढ़ता ही नहीं होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों को जानबूझकर वहां पे फेल कर दिया जाता था, विशेषतः अंतिम वर्ष में, ताकि वे उच्च नौकरियां प्राप्त करने की योग्यता ना पा सके। प्रायः 2/3 विद्यार्थी को फेल कर दिया जाता था। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/3 विद्यार्थियों को वियतनाम में कुल पास कर पाते थे, बाकी सब फेल कर 2/3 फेल कर जाते थे। ऐसा क्यों होता था? वो लोग लास्ट ईयर में इसलिए सबको फेल कर देते थे ताकि वो नौकरी का योग्य ना बन पाए और नौकरी नहीं ले पाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है जैव तथा अजैव संसाधन क्या है। तो जैव का मतलब क्या होता है, जो जीवित चीज से हम लोग को प्राप्त होता है जैव संसाधन बोलते हैं। यहाँ देखिए जैव पहला है वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, उनमें जीवन व्याप्त होते हैं, वे जैव साधन कहलाते हैं। जो जीव मंडल से यानी कि जीव चीज से जो प्राप्ति होते हैं हम लोग को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। जैसे कि वन, प्राण जाति आदि। ठीक है, अब अजैव, अजैव क्या होगा, जो निर्जीव चीज से हम लोग को प्राप्त होता है उसको हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। यहाँ देखिए वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन नवीकरणीय योग तथा अनवीकरणीय योग भी होते हैं। देखिए अजैव संसाधन जो होता है नवीकरणीय भी हो सकते हैं, अनवीकरणीय भी हो सकते हैं। इससे पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था नवीकरणीय अनवीकरणीय के बारे में। ठीक है, भूमि तथा जल नवीकरणीय योग अजैव संसाधन है, जबकि लोहा तथा बॉक्साइट अनवीकरणीय योग अजैव संसाधन है। बोल रहा भूमि और जल नवीकरणीय है, यानी कि भूमि और जल दोबारा बार बार बनाया जा सकता है, यानी कि नवीकरणीय अजैव संसाधन है। जबकि लोहा तथा बॉक्साइट क्या है, कि खत्म होने वाले अजैव संसाधन है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं वर्षा जल संग्रहण का क्या लाभ है, यानी कि वर्षा का जो जल होता है उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे तो उसमें हम लोगों को क्या लाभ हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्षा जल संग्रहण के लाभ, इसे पेयजल के रूप में साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि इसको अगर हम लोग जमा कर देते हैं वर्षा के जल को तो उसको हम लोग पीने लायक बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहे हैं इससे भौम जल स्तर वृद्धि होती है तथा जल का एक विशाल भंडार तैयार होता है। इसमें क्या होता है, जो जल स्तर गर्मियों में घट जाते हैं वो घटने नहीं देंगे, उसमें वृद्धि आ जाएंगे और एक विशाल भंडार की तैयार हो जाएंगे। ठीक है मतलब, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। विनिर्माण मतलब कोई भी चीज दोबारा बनाते हैं, उसका कंपनी कारखाना में उसका क्या महत्व है। यहाँ देखिए ये लोगों को रोजगार देते हैं। अगर हम कोई चीज को रिसाइकल कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं, तो क्या होगा, सब लोगों को रोजगार मिलेंगे दोबारा फिर से। ये कृषि पर निर्भरता को कम कर देगा। जितना भी लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते थे वो रोजगार में लग जाएंगे, कृषि पर निर्भर उतना नहीं रहेंगे। तीसरा पॉइंट में बोल रहे हैं ये क्षेत्रीय असंतुलन को कम कर देंगे, या असंतुलन को, क्षेत्रीय असंतुलन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। चौथा में बोल रहा है निर्मित वस्तुओं को निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। निर्मित वस्तुओं से, यानी कि वस्तु जो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे उससे हम लोग क्या होगा, विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों ही सामाजिक विभाजन होते हैं, व्याख्या करें, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ देखिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अतः यहाँ सभी काम संविधान की रूपरेखा के आधार पर होते हैं। कहने का अर्थ है भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ जितना भी काम वगैरह होता है सब संविधान के अनुसार ही होता है। भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होता है। यहाँ की संस्कृति वर्गत होते हुए भी देश तत्व की भावना से जुड़ी है। ठीक है, मतलब बोलने का अर्थ यही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश तो है, यहाँ संविधान के अनुसार काम भी करता है, फिर भी यहाँ पे इतना ज्यादा
सामाजिक विभाजन है, जैसे कि संस्कृति यहाँ का बहुत अलग अलग कल्चर यहाँ पे पाया जाता है, जिस कारण से क्या होता है सबका वेशभूषा अलग अलग है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बुनियादी सेवाएं क्या है। देखिए बुनियादी सेवाएं का मतलब होता है, जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले नीचे में नींव या बुनियाद देना पड़ता है, यानी कि बेस। बुनियादी का मतलब क्या होता है, उसका बेस। बेस अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी देश के लिए बेस क्या होता है, अस्पताल और सुविधा, जितना भी चीज है वो सब सारा सेवा होना चाहिए। देश में अगर सारा सेवा है तो समझिए आपका देश का बुनियादी बहुत अच्छा है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी सेवा को हम लोग बुनियादी सेवाएं कहते हैं। तो यहाँ देखिए, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। तो इस टाइप से आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वियतनाम से साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं को क्या भूमिका थी, इसकी तुलना भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका से कीजिए। यानी कि दो महिलाओं के बीच में हम लोग को क्या करना है, तुलना करना है। तो वियतनाम के साम्राज्यवादी संघर्ष महिलाओं ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने माल ढोने वाले कुलियों के रूप में काम किया, सिपाही के रूप में काम किया और दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। और एक अनुमान के अनुसार 15 मिलियन महिलाएं विदेशी साम्राज्यवादियों से लड़ने में लगी हुई थी। कहने का अर्थ है कि वियतनाम को जो साम्राज्यवादी महिला लोग था, वो लोग क्या किया था, कुली का काम भी किया था और दुश्मनों को छक्का छुड़ा दिया था। ठीक है, लगभग 15 मिलियन महिला लोग जो था वो साम्राज्यवादियों से लड़ने में लगी हुई थी। वियतनाम महिलाओं और भारतीय महिलाओं की तुलना, देखिए तुलना किस टाइप से होगा, वियतनाम का महिला और भारतीय महिला में तुलना क्या है। तुलना है जो भारतीय महिलाएं भी विदेशी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने में किसी से पीछे नहीं है, यानी कि भारत का भी जो साम्राज्यवाद से मुकाबला कर सकता है। विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा, आफिस अली, इंदिरा गांधी जैसी अनेक महिलाओं ने विदेशी सरकार का विरोध किया। असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं के सहयोग के बिना भारतीय स्वतंत्र संग्राम की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये क्वेश्चन का आंसर कहने का अर्थ है, वियतनाम का साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष महिलाओं का क्या भूमिका था, यानी कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई किया था वियतनाम, उसका महिला के बारे में बताना है और भारत का महिला के भी बारे में बताना है। तो देखिए वियतनाम का तो खैर बहुत अच्छा था ही, पर भारत का भी कुछ कुछ, जो इंदिरा गांधी हो गया, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा, आफिस अली, ये सब जितना भी था वो लोग असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दो आंदोलन हुआ था भारत में, उसमें बढ़ चढ़कर ये लोग भी भाग लिया था। यानी कि इंडिया का भी जो महिला था वो कम नहीं था वियतनाम की महिला से, दोनों लगभग ठीक थे। ठीक है मेरे दोस्त, इसे आप लोग बैठा के लिख दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन ने मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। साइमन कमीशन जो आया था भारत में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला देखिए पॉइंट, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा किया जा सके और यह सुझाव दिया जा सके कि भारतीय प्रशासन में क्या नए सुधार लाए जा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले जो उद्देश्य था वो क्या था, 1919 में इंडिया में कौन कौन सी सेवाएं और सुझाव और सुधार लाए गए, और उसका प्रशासनिक जो भारतीय प्रशासन था उसमें सुधार लाया जाए। यहाँ का जो डिसिप्लिन था उसमें क्या लाना चाहिए था, सुधार लाना चाहिए था। पॉइंट नंबर 2, इसका दूसरा उद्देश्य था कि भारत में पैदा तत्कालीन गतिरोध को दूर किया जा सके। इस कमीशन का अध्यक्ष जॉन साइमन था, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता था। मतलब साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था वो साइमन नाम था उसका, जॉन साइमन, इसलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसे भारत में बहिष्कार, हड़ताल, कली झड़ियां देखनी पड़ी और साइमन लौटो जाओ के नारे लगाए जाते थे। जैसे ही भारत में साइमन कमीशन आया था तो यहाँ का जितना भी क्रांतिकारी लोग हैं सब लोग हमेशा एक ही चीज नारे लगाते थे कि साइमन कमीशन लौट जाओ, साइमन कमीशन लौट जाओ के नारे लगाते थे, क्योंकि इसमें सारा का सारा सदस्य कहाँ के थे, सब विदेशियन थे, सब इंग्लैंड के थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि पूर्वी तट के नदी पे क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। इसकी 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है, जलोढ़ मृदाओं में पोटास, फास्फोरस एवं चूना पाया जाता है। 3 चीज पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में, क्या क्या, पोटास, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। अतः ये अत्यंत उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, इसमें कोई भी चीज रोप दीजिएगा तो आपका जल्दी उपजाऊ हो जाएंगे। इस मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं।
इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका भी पाए जाते हैं। तीसरा देखिए, अत्यंत उपजाऊ होने के कारण इन मृदाओं पर प्रायः गहन कृषि की जाती है। इसमें गहन कृषि की जाती है, यानी कि इसमें कृषि बहुत ही अच्छे पैदावार होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, सिविक्स का क्वेश्चन जो है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता मतलब क्या? सरकार को चलाना एक सत्ता हुआ, और साझेदारी मैंने पार्टनरशिप से सत्ता क्यों चलाया जाता है, तो उसको आप क्या समझते हैं और उसका एक आवश्यक मतलब क्यों है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है? यहाँ देखिए, जब किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज में सभी समूहों अथवा वर्गों के प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो इसे व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ यही है कि जब समाज में समूहों अथवा वर्गों के प्रतिनिधित्व ज्यादा, यानी किसी को ज्यादा वैल्यू हम लोग दे रहे हैं और उसका व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी। व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए, सत्ता की साझेदारी निम्न कारणों से आवश्यक होती है। क्यों होती है? पहला पॉइंट देखिए, विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी के समूह के बीच संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। राजनीतिक स्थायित्व के लिए सत्ता साझेदारी आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव से हिंसा और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, सत्ता की साझेदारी राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को प्रोत्साहन देती है क्योंकि सभी समूहों को राष्ट्र से जुड़ा मानते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? राजनीतिक दलों के सामने निम्न प्रकार की चुनौतियां हैं। पहला देखिए, चुनौती क्या राजनीतिक दलों के सामने? पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर के कुछ नेताओं ही सभी फैसले ले लेते हैं, इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी रहती है। यानी कि बोल रहा है राजनीतिक दलों के सामने की क्या चुनौती? तो पहला चुनौती जो था, पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि अगर कुछ भी अगर राजा करेगा तो सबसे पहले प्रजा से पूछेगा कि ये चीज करेंगे कि नहीं, पर ऐसा होता नहीं है। जो बड़ा बड़ा नेता होता है अपने छोटे छोटे जो कार्यकर्ता होता है उससे पूछते नहीं है और सारा निर्णय खुद ही ले लेते हैं, जिससे क्या होता है, समय नाराजगी हो जाती है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 देखिए, वंशवाद की स्थापना। क्योंकि अधिकांश दल पारदर्शी ढंग से अपना काम नहीं करते, इसलिए उनके नेता धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों और अपने लोगों के ही आगे बढ़ाते रहते। ऐसे में ऊंचे ऊंचे पदों पर परिवार के सदस्य और नजदीकी लोगों का ही कब्जा बना रहता है। ऐसा होना दल के अन्य सदस्यों के साथ सरासर अन्याय और लोकतंत्र की भावना का बिल्कुल ही विरुद्ध है। देखिए, वंश की स्थापना, इसका मतलब क्या? वंशवाद की स्थापना। वंशवाद की स्थापना के मतलब है कि जो भी नेता होते हैं तो वो दूसरे को मौका नहीं देते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को धीरे धीरे बड़ा बड़ा पोस्ट पे घुसाते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से लोकतंत्र का भी समझिए एक तरह से भंग ही कर रहा है। किसी की बात सुनते नहीं, धीरे धीरे करके अपना जितना भी रिश्तेदार है सबको उसमें डालते जाते हैं। इस सरासर क्या है? अन्याय है। अब तीसरा देखिए, पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभुत्व। राजनीतिक दलों के सामने आने वाली तीसरा चुनौती है विशेषकर चुनाव के दिनों में पैसे और अपराधी तत्वों का बढ़ती घुसपैठ की है। चुनाव की जीतने की होड़ में राजनीतिक पार्टियां पैसे का अनुचित प्रयोग करके अपनी पार्टी का बहुमत स्थापित कराने का प्रयत्न करती है। तीसरा पॉइंट जो है, पैसा और अपराधी के तत्वों का प्रभुत्व, मतलब पैसा का गलत यूज करता है। जब नेता लोग का वोट होता है कोई पार्टी का, तो वो लोग अपना पार्टी को जिताने के लिए सबको पैसा का लोभ दे के अपना वोट ले लेता है। यानी कि पैसा को जोर से, यानी कि घूस पैठी, यानी घूस वगैरह दे के किसी तरह वो लोग वोट से जीत जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है, इसको बैठा के लिख देना है। राजनीतिक दलों के सामने वाला चुनौतियां देंगे तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र ना हो, वंशवाद की स्थापना और पैसा का अपराधी तत्वों का प्रभुत्व। ये तीनों पॉइंट आपको याद रहेंगे तो बैठा के आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो उत्तर देखिए इसका है, बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में होती है। बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी के रूप में होता है। बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कहने का अर्थ है, बाजार में जो है ना, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का क्या होता है? दोनों का रूप होता है। बाजार में दोनों को देखा जाता है, उत्पादक भी देखा जाता है और उपभोक्ता भी देखा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें सुरक्षा के लिए नियम और विनियम दोनों का आवश्यकता पड़ता है। अब देखिए आगे पढ़ते आप लोग को समझ में आ जाएंगे। बाजार में शोषण कई प्रकार से होते हैं। अधिकतर बड़ी कंपनियां बाजार की विक्रियाओं का उल्लंघन करती है तथा उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए मीडिया के माध्यम से झूठी सूचनाएं उपलब्ध कराती है। इस प्रकार एक सीक्रेट कंपनी विज्ञापन के माध्यम से गलत जानकारी देती है। इसलिए बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता पड़ती है। नियम और विनियम का आवश्यकता इसलिए पड़ता है खास करके, जैसे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बोलती कुछ है और देती कुछ है। उसका क्या करता है, बहुत जगह पे एड देती है कि हम ये चीज देंगे, इतना कम पैसा में ये चीज देंगे, पर वो चीज देते नहीं है। लेने के बाद क्या होता है, उपभोक्ता लोग क्या करते हैं, उससे खरीद कर ले आते हैं, बाद में फंस जाते हैं, गलत चीज खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि प्रचार में दिखाया कुछ आता है और मिलता उसे कुछ और है।
तो इसलिए बाजार में नियम और विनियमों की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के उद्देश्य की व्याख्या करें। जो नरेगा है 2005 का अधिनियम, उसका उद्देश्य का क्या करना, व्याख्या करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के शुभ अवसर की वृद्धि तथा श्रमिकों को साधारण अवस्था को सुधारने के लिए केंद्रीय सरकार 2005 में यह अधिनियम पारित किया था। नरेगा कब निकला था? 2005 में निकला था। यह अधिनियम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से प्रचलित है। ठीक है, इस योजना गर्त के देश में 200 जिलों में ग्रामीण श्रमिकों को यह विश्वास दिलाया गया है कि काम नहीं मिलने पर 100 दिनों के लिए वर्ष रोजगार गारंटी दी जाती है। इन्हें काम नहीं मिलने पर सरकार रोजगारी भत्ता भी देती है। ठीक है, 100 दिन तक, नरेगा में कितना दिन तक का गारंटी मिलता है? 100 दिनों तक मिलता है, और काम नहीं मिलेगा तो उसको रोजगारी भत्ता भी मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो लॉन्ग है। आप लोगों को बनाने कितने हैं? 5 नंबर या क्वेश्चन 3 बनाने हैं, पूछेंगे आप लोगों से 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी को आने का प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एक बीमारी था रीडर पेस्ट, उसको हम लोग को क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो पहला पॉइंट देखिए, रीडर पेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में 1880 के दशक में फैली थी। जिस तरह से कोरोना फैल रही थी इधर 2019 में, उसी तरह से रीडर पेस्ट नामक एक बीमारी था जो अफ्रीका में 1880 दशक में फैली। 2 वर्ष में यह बीमारी पूरी महाद्वीप में फैलकर 5 वर्षों में कप टाउन तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? कप टाउन तक पहुंच गया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों के माध्यम से फैला था। मतलब जो ब्रिटिश से जानवर आया था ना, उसी से फैला था। इस बीमारी में चपेट में आने से 90% मवेशी मर गए। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पशुओं की हानि से अफ्रीका आजीविका खत्म हो गई। पशु वहां मरने लगा तो वहां का आजीविका खत्म हो गई। 14 नंबर पॉइंट देखिए, अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकाओं की श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी कब्जे में ले लिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, बचे खुचे पशुओं संसाधन नियंत्रित से उपनिवेशवादियों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बनाने का मौका मिल गया। इस तरह से अफ्रीका को क्या हो गया? जीतने और गुलाम बनाने का मौका मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना के लिए किन किन कारकों की आवश्यकता होती है? ये पिछले सेट में भी बताए थे। कोई भी कंपनी खोलने के लिए हम लोग को, कंपनी खोलने से पहले हम लोग को जान लेना चाहिए कि वहां पे क्या क्या चीज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप लोग अपने से बैठा के लिखने की कोशिश कीजिएगा, एक बार पढ़ देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंपनी खोलने के लिए सबसे पहले वहां पे सड़क और रेल मार्ग और हवाई जहाज की सुविधा होना चाहिए, ताकि कच्चे माल को लाने और निर्मित वस्तुओं को बाहर बाजार में ले जाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और वहां पे शक्ति की साधन होना चाहिए, यातायात की सुविधा होना चाहिए। ठीक है, और श्रमिक हमको अच्छा चाहिए, मजदूर वहां पे मिलना चाहिए। अगर मजदूर आपको नहीं मिलेगा सस्ता दाम में, तो आप कैसे वहां पे कारखाना चालू करेंगे? ठीक है, तो देखिए पढ़ते आप लोग को समझ में आ जाएंगे। किसी स्थान पर उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित कारकों की आवश्यकता होती है। पहला जो पॉइंट है, कच्चा माल। तो कच्चा माल का मतलब क्या? रॉ मटेरियल। उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त होता है जहां कच्चा माल कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाए। यानी कि जो चीज का आप कंपनी खोल रहे हैं, वो कच्चा माल अगर आपको वहां पे बगल में कहीं पे मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि आप वहां पे उद्योग खोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए, श्रमिक। कुशल और सस्ते श्रमिक का होना उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक है, क्योंकि कुशल श्रमिक ही मशीनों की अच्छी तरह से चला सकते हैं और कच्चे माल को अच्छा माल में बदल सकता है। देखिए, कहने का यह है कि अगर आपको मजदूर सही नहीं मिलेंगे तो आप कैसे अपना कंपनी को चला पाएंगे, और कच्चे माल को वही लोग अच्छे माल बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिए, पूंजी। उद्योगों के चलाने के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसे खरीदने और श्रमिकों को वेतन के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। आप कंपनी खोलने जा रहे हैं, तो बिना पूंजी की कंपनी कैसे खोल पाइएगा? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मजदूर लोग को पैसा दीजिएगा कैसे? कच्चे माल कैसे लाइएगा? अपना मतलब कि पूंजी लगाइएगा कैसे? ठीक है मेरे दोस्त, तो पूंजी भी होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए, शक्ति के साधन। कल कारखाने को चलाने के लिए शक्ति के साधनों की बिजली, कोयला, गैस आदि की सस्ते दर पर मिलना चाहिए। शक्ति के साधन का मतलब होता है कि आपको बिजली की व्यवस्था होना चाहिए। आप बिजली की व्यवस्था करने के लिए आपको कोयला, बिजली, गैस आदि सस्ते दर पर मिलना चाहिए वहां पे। पॉइंट नंबर 5 में देखिए, बाजार। उद्योगों से प्राप्त तैयार माल को बेचने के लिए पर्याप्त बाजार का होना आवश्यक है, अर्थात मांग बढ़ेगा तभी उत्पादन भी बढ़ेगा। देखिए, अगर आप कारखाना खोलेंगे, वहाँ अगल बगल में बाजार नहीं है, तो आप जो कच्चा माल बनाइएगा, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर कीजिएगा, उसको बेचिएगा कहाँ? तो अगल बगल में बाजार होना जरूरी है। अगर बाजार रहेगा तभी तो मांग बढ़ेगा, तो आप लोग माल भी ज़्यादा बनाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और लास्ट में क्या है? यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा होना बहुत जरूरी है।
यहाँ पे देखिए, रोड, रेल लाइन, हवाई पतन एवं समुद्री पतन से उद्योगों का जुड़ा होना जरूरी है ताकि तैयार माल के बाजार में तक और कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाने में सुविधा हो। अगर आपके पास यातायात की सुविधा नहीं है तो कारखाना का जो भी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, वो कैसे बाहर से लाइएगा और फिर बाजार में बेचने कैसे जाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग इसे बैठा कर लिखिएगा, इसमें याद रटने की कोई जरूरी नहीं है। आप लोग सिर्फ इसका मेन पॉइंट याद रख लीजिए, कच्चा माल, श्रमिक, पूंजी, शक्ति का साधन, बाजार, यातायात की सुविधा। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को एकीकरण में किस प्रकार मदद कर सकता है। बोला विदेशी जो व्यापार है एकीकरण में किस प्रकार मदद कर सकता है। यहाँ देखिए उत्तर, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों में बाजारों का एकीकरण निम्नलिखित ढंग से मदद कर सकता है। पहला देखिए पॉइंट, विदेशी व्यापार के ही कारण एक देश का उत्पादक वर्ग अपना माल दूर दूर तक के देशों को बिक्री के लिए भेज सकता है। विदेशी व्यापार के कारण ही अपना जितना भी माल है दूर दूर तक, दूर दूर देशों में भेज सकता है। दूसरा पॉइंट है, यदि उनका माल अच्छा और सस्ता होता है तो उनके माल की मांग कई गुना बढ़ जाती है। अगर उसका माल सस्ता और बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा तो उसका मांग बहुत गुना बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट है, विदेशी व्यापार के फलस्वरूप ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी का डर नहीं रहता है क्योंकि विश्व बाजार में चीजें खुली मिलने लगती है। देखिए क्या होता है, विदेशी व्यापार के कारण ही ब्लैक मार्केटिंग और काला बाजारी का डर नहीं रहता क्योंकि चीजें है ना जो खुलनी में बिकने लगती है। चौथा नंबर पॉइंट है, ग्राहकों को विदेशी व्यापार के कारण सबसे अधिक लाभ रहता है। अब उन्हें अपने देश में ही चीज उपलब्ध होने लगती है, उन्हें सस्ता और अच्छी वस्तुएं मिलने लगती है। मतलब ग्राहकों विदेश व्यापार के कारण ही उन लोगों को अपने ही देश में सारा चीज मिलने लगती है और वह सस्ता और अच्छी वस्तुएं मिलने लगती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दबाव समूह का जो उत्तर है, लोकतंत्र में दबाव समूह और आंदोलन दोनों ही देश के राजनीति को प्रभावित करते हैं। दोनों, लोकतंत्र और दबाव समूह दोनों क्या करता है, राजनीति को प्रभावित करता है। अद्यापि दोनों तरीके में अंतर है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब एक ही वर्ग के पेशे, हित, मत अथवा आकांक्षा के लोग अपने ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि दबाव समूह का निर्माण कब होता है, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब एक ही तरह के लोग एक ही जैसे सब काम मिलकर करते हैं एकजुट होकर, तो उस वक्त दबाव समूह होता है। ठीक है, अब देखिए, इन समूहों का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है बल्कि राजनीति को अपने हितों के लिए अर्थात अपने पक्ष में प्रभावित करना होता है। वे राजनीतिक दलों तथा नेताओं के धन अथवा अन्य प्रकार के प्रलोभन देकर अपने हितों में सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। दबाव समूह समाचार पत्रों, पोस्टरों एवं जनसभाओं तथा हड़तालों आदि के द्वारा सरकार तथा जनता का ध्यान अपने हितों की ओर आकर्षित करते हैं तथा सरकार की नीतियों को अपने हितों के पक्ष में प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। कई बार लोग किसी संगठन के बिना कोई सामूहिक कार्रवाई करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और अपने आंदोलन का नाम देते हैं। उदाहरण स्वरूप नर्मदा बचाओ आंदोलन, किसानों के हित को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन, भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिलाओं की दशा में सुधार के लिए आंदोलन इत्यादि। दबाव समूहों के समान आंदोलन भी सत्ता पर अधिकार करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। दबाव समूहों के मुकाबले में आंदोलन को संगठन ढीला ढाला होता है और उनके निर्णय औपचारिक ढंग से मिल जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। बोलते हैं, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी है, क्यों। सड़क परिवहन है जो अन्य परिवहन की तुलना में ज्यादा उपयोगी है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका उत्तर है, परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन के गुण। पहला पॉइंट है, परिवहन के अन्य संसाधनों की अपेक्षा सड़क का निर्माण लागत बहुत ही कम होता है। सड़क का निर्माण लागत क्या होता है, बहुत ही कम होता है। पॉइंट नंबर 2 है, सड़क को दुर्गम स्थानों में भी बनाया जा सकता है। सड़क कहीं पे भी हम लोग बना देते हैं, पहाड़ काट के बना दिए, कहीं पे भी बना देंगे। तीसरा है, सड़कों गांवों, नगरों, मोहल्लों और गलियों में भी बनाया जा सकता है। सड़क सभी जगह पे बना सकते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है, सड़क के छोटी दूरी यात्रियों तथा माल परिवहन के लिए उत्तम साधन है। छोटी दूरी करने के लिए और माल को परिवहन के लिए बहुत उत्तम साधन है। पांचवा नंबर पॉइंट है, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए सड़क परिवहन एक उत्तम साधन है। जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए क्या एक उत्तम साधन है। छठा नंबर है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों जैसे रेल, समुद्री पतन, वायु पतन आदि तक सामान एवं यात्रियों को पहुंचाने का सबसे उपयोगी साधन है। यानी कि सड़क परिवहन द्वारा ही हम लोग स्टेशन पहुंच सकते हैं या फिर हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छे उपयोगी साधन है सड़क उत्पादन। यानी कि सड़क का जितना भी साधन है आपको सड़क के बारे में पूरा, सड़क का साधन के बारे में अच्छा से पूरा बैठाकर लिख देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक मानचित्र मिलेंगे हमेशा। ठीक है, तो पांचों सेट में जो मानचित्र बताए हैं आप उसको करके चले जाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप चाहें तो वहां पे मानचित्र भी बना सकते हैं, अन्यथा 3 क्वेश्चन कोई भी चूज करके बना दीजिएगा लॉन्ग का क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बोल रहा है, ए में बोल रहा है कोयला का क्षेत्र झरिया, का में बोला कोयला का क्षेत्र झरिया, खा में बोला लो इस्पात कारखाना कहाँ है, बोकारो, गा में बोल रहा तेल क्षेत्र कहाँ है, डिगबोई, घा में बोल रहा तेल शोधक कारखाना मथुरा, अब बोल रहा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तारापुर।
तो ये सारा चीज बोल दिया। तो आपको इसमें करना है क्या है, एक भारत बनाना है, ठीक है। या तो भारत वो लोग अगर मैप दे देते हैं तो आपको क्या करना है कि क ख ग घ अंग आपको भारत में दर्शाना है। तो देखिए का यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोयला क्षेत्र है झरिया, यहाँ पे देखिए खा है लोह इस्पात कारखाना बोकारो है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए गा है तेल क्षेत्र डिगबोई, ठीक है, और यहाँ पे देखिए घा है तेल शोधक कारखाना मथुरा, और यहाँ पे देखिए अंगा है परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप लोगों का पांचों सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आप पांचों सेट अच्छे से देख लीजिएगा मेरे दोस्त, आपका 10 क्लास में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन से ऊपर ही परसेंटेज आएंगे। अगर अच्छे से आप पांचों सेट करके जाते हैं तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।